मेरा नाम रेखा है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। हमारे घर में गुर्बत का राज पहले तो नहीं था, लेकिन जब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो मेरे घर में गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए जैसे आकर बस गई थी। हम 3 बहनें थी और मेरा नंबर दूसरा था। मेरी माँ ने अकेले हमें पाला था, क्योंकि मेरे पिता के गुजर जाने के बाद हमारे खानदान ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। तभी मेरी माँ ने हम लोगों को दूसरों के घरों में बर्तन साफ कर कर के पाला था। अब हम लोग बड़े होते जा रहे थे तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उनका सहारा बने। इसलिए मेरी बहन ने एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर ली, क्योंकि मेरी माँ ने उसे 12वीं क्लास तक पढ़ाया था। जब उन्होंने जॉब कर ली तो हमारे घर का खर्च चलने लगा, मगर कुछ ही वक्त में उसे उसी ऑफिस के एक लड़के से मोहब्बत हो गई और जल्द ही उसने कहा कि हमारी शादी कर दो। मेरी माँ आखिर क्या करती, उनकी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता जो आया था, उन्होंने कहा था कि उन्हें दहेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहन को बस 2 जोड़ों में ले जाना चाहते हैं। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, इसलिए उन्होंने उन दोनों की जल्द शादी कर दी। मेरी बहन कुछ दिनों तक उसी लड़के के साथ ऑफिस में जॉब करती रही, लेकिन फिर उसके पति का दूसरे देश का वीज़ा लग गया और वो जॉब करने दूसरे देश चला गया। परदेश जाने के बाद उनका पति हर महीने काफ़ी हद तक पैसे भेजता। अब मेरी बहन का घर बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गया था और वो उन रुपयों में से हमें भी देने के लिए आती थी, लेकिन मेरी माँ हर बार ही वो रुपये लेने से इनकार कर देती, क्योंकि उनके अनुसार बेटी के घर से 1 रुपया लेना भी गलत होता है। हमारा घर दोबारा से गुर्बत की चपट में आ गया था, क्योंकि इतने सालों में हमने जितनी भी जमा पूंजी अपने पास इकट्ठी की थी वो सारी मेरी बहन की शादी पर खर्च हो गई थी। अब दोबारा से मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करने लगी थी और मैं किसी जगह जॉब की तलाश में थी, क्योंकि मेरी 12वीं क्लास पूरी होने वाली थी, लेकिन चाहकर भी मुझे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। भला आज के दौर में 12वीं क्लास के बाद कहाँ अच्छी नौकरी मिलती है। मेरी माँ को हेपेटाइटिस सी हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका इलाज किस तरह करवाऊं। इतनी खतरनाक बीमारी तो इंसान को खा जाती है। अगर जल्द ही मेरी माँ का इलाज ना हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। यही सोचकर मेरा दिल दहल जाता। मेरे हाथ हर तरह से बंधे हुए थे और फिर कुछ दिनों में वो हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी सबसे छोटी बहन जब कॉलेज से आई तो कहने लगी कि मुझे भी शादी करनी है। हम लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए और कहने लगे, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो, अभी तो तुम सिर्फ 17 साल की हो। हमारी बातों से उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो कहने लगी कि मैंने भी बड़ी बहन की तरह लड़का पसंद कर लिया है और वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाएंगे तो मैं खुद ही जाकर उससे शादी कर लूँगी। अपनी छोटी बहन के ऐसे रंग देखकर मैं सख्ती में आ गई, जबकि मेरी माँ तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। किसी लड़के की मोहब्बत का भूत उसके सर पर बुरी तरह सवार हो गया था और उसी वजह से वो बागी बन गई थी। मेरी माँ ने उसे सुकून से समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने भी उसे अलग ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। आखिरकार मेरी माँ को ही हार माननी पड़ी, क्योंकि उसने पूरे घर में झगड़ा लगा रखा था, खाना पीना बंद कर रखा था और बस एक जिद लगा रखी थी कि मेरी उस लड़के से शादी कर दी जाए। तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम उस लड़के और उसके माँ बाप को हमारे घर पर आने को बोलो। तो वो खुश हो गई और अगले ही दिन वो लड़का अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गया। जब उसके माँ बाप हमारे घर आ गए तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि वो लड़का शायद मेरी बहन के साथ कोई फ्लर्ट वगैरह कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप को हमारे घर लाकर उसने साबित कर दिया था कि वो मेरी बहन के साथ धोखा नहीं कर रहा। दोनों खानदानों में बातचीत हुई और आखिरकार सब बड़ों ने बच्चों की खुशी को मद्देनजर रखते हुए ये रिश्ता पक्का कर दिया। मगर उनके और हमारे खानदान में बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। उसकी वजह से उन लोगों के साथ रिश्ता करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वैसे तो वो लोग हमारा भरपूर साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी हमने भी तो अपनी बहन को दहेज में कुछ ना कुछ देना ही था। उसी वजह से मेरी माँ ने कई जगह से कर्जा उठा लिया
कई लाख रुपये कर्ज उठाकर माँ ने मेरी बहन की शादी तो कर दी, लेकिन इस शादी के बाद हम लोग जो भारी कर्ज के नीचे चले गए थे वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हर महीने हजारों रुपयों की किस्त भरना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सिलाई कढ़ाई से तो सिर्फ घर का खर्चा ही निकलता था। ऐसे में हजारों रुपये किस तरह चुकाते, ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हर महीने कर्जदार हमारे घर के सामने आकर खड़े हो जाते और किस्त मांगते। मेरी माँ उनको हाथ जोड़ जोड़ कर वापस भेजती और दूसरे महीने के आखिर में जोड़ तोड़ करके किस्त पूरी करती। लेकिन ये कोई एक महीने की बात तो थी नहीं। मेरी माँ पहले ही हेपेटाइटिस सी की मरीज थी और कर्ज ने उन्हें बीमार कर दिया था। फिर एक दिन तो कर्जदारों ने किस्त ना मिलने पर घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया और घर की कीमती चीजें उठाकर ले गए। ये झगड़ा मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। वो ठीक तो हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। उनका कहना था कि उन्हें अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे वो बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल दहल कर रह गया, क्योंकि अब मेरी बहनों की भी शादी हो गई थी और मेरे पिता का साया भी हमारे सर पर नहीं था। अब अगर माँ भी गुजर जाती है तो इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी सहारा नहीं रहता। मैंने अपनी माँ को दिलासा देने की और उनकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी। फिर उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आकर रहने लगा। उसकी माँ से हमारी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी थी। वो बहुत अच्छा था और हमारी बहुत मामलों में मदद भी करता था। कई बार तो कर्जदारों को उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए थे। यही वजह थी कि मेरी माँ उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। फिर उसने बताया कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात के बाद मेरी माँ उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छाई से पेश आने लगी। फिर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो मेरी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी माँ को कहा कि उनका हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वो थोड़ा ही वक्त जिंदा रहेगी। ये खबर हमारे घर पर किसी कयामत की तरह टूट पड़ी थी। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने आसपास मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी हमारी गुर्बत और कर्जे को देखकर मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मेरी माँ ने मेरी शादी उस लड़के से करवा दी जो उस मोहल्ले में नया आकर रहा था। शादी के बाद मैं अपने ही घर में माँ के पास ही रहती थी, क्योंकि उस लड़के का कहना था कि जब तक वो अपना घर नहीं ले लेता तो मेरी पत्नी तब तक यही रहेगी। वैसे भी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उन्हें छोड़कर मैं खुद भी कहीं नहीं जाना चाहती थी। जब तक वो अपना घर नहीं ले लेता तब तक मैं अपनी माँ के साथ रह सकती हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है। जब तक वो हमारे साथ है तब तक मैं उन्हीं के पास रहूं। मेरे पति ने मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई और फिर 1 महीने में ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे उनकी मौत का बहुत गहरा दुख पहुंचा। अपनी माँ की मौत के बाद मैं विदा होकर अपने पति के साथ आ गई, लेकिन मैं अभी अपनी माँ के गम से बाहर ही नहीं निकली थी कि मुझ पर एक और बहुत ही बड़ी कयामत टूट पड़ी। अपने पति के साथ आने के कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति की काम करते वक्त फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मौत हो गई, जिसमें उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। ये खबर मुझ पर आसमान टूटने की तरह गिरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी 2 बहनों ने भी मुझसे बिल्कुल वैसे ही संबंध तोड़ लिया था, जिस तरह मेरे पिताजी के मरने के बाद सभी लोगों ने मेरी माँ से संबंध तोड़ लिया था। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। मेरे पति को मरे आज दूसरा ही दिन था कि अचानक शाम को मेरे घर के दरवाजे पर एक फकीर बाबा आए और बोले, तेरा पति अभी भी जिंदा है, बस तुम रात को 3 बजे पास के शमशान घाट में चली जाना। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कहीं ये आदमी भी मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा ना रखता हो। भला रात के 3 बजे कोई अकेला शमशान घाट में कैसे जा सकता है, जबकि मेरा पति तो मेरी आंखों के सामने ही मरा था। मैंने फौरन उसी वक्त उस फकीर के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मुझे हैरत हुई जब अगली शाम दोबारा वही फकीर आया
दोबारा उसने मुझसे वही बोला। मैंने दोबारा उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब उस फकीर का आना जाना रोज़ मेरे घर पर लग गया था और वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, तुम एक बार रात के 3 बजे शमशान घाट में जाकर तो देखो, तुम्हारा पति जिंदा है। आखिरकार एक दिन उसकी बात मानकर मैंने शमशान घाट का रुख कर लिया और रात के 3 बजे शमशान घाट में जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखने की कोशिश की, मेरी नाक पर किसी ने बहुत ही नशीली दवा से वार किया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक घर के अंदर बंद थी, लेकिन वो मेरा घर नहीं था। उस घर में 2 कमरे थे और दीवारें ऊंची ऊंची थी। एक छोटा सा किचन था जिसमें खाने पीने का सारा सामान रखा था। मुझे ये नया घर देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और अब मुझे समझ आ गया था कि उस आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये ज़रूर मुझे किडनैप करने की कोई साजिश होगी, लेकिन ये लोग मुझे अगवा क्यों करेंगे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं इन लोगों को देकर छूट जाऊं। इसके बाद मेरा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है जो मुझे छुड़वाने के लिए आए। फिर उन लोगों को आखिर मुझसे ऐसा कौन सा लालच था जिसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था? उसी वक्त मुझे किचन के अंदर एक खत लिखा हुआ मिला। तो मैंने जब उस खत को पढ़ा तो मुझे पता चला ये मेरे लिए ही लिखा गया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि घर में ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। इस घर से भागने की कोशिश भी मत करना, जो कुछ भी चाहिए हो तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सामान, सब चीज़ें यहीं पर मौजूद हैं। ये खत पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और भागकर कमरे में गई। वहाँ अलमारी में देखा तो वाकई वहाँ पर मेरे कपड़े रखे हुए थे और मेरी ज़रूरत की हर चीज़ रखी थी। यहाँ तक कि जो कपड़े मेरी माँ ने मुझे दहेज के तौर पर दिए थे वो भी यहाँ रखे थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इस इंसान ने मुझे अगवा क्यों किया था और ये मुझे इस घर में क्यों रख रहा था। मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और खिड़कियाँ भी बाहर से बंद थी और उसके घर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि मैं चाहकर भी कभी उन दीवारों से कूद नहीं सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस घर में क्यों हूँ। और फिर एक रात मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर का दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ हो। वो इंसान जो कोई भी था वो काले नकाब में था। उसने घर में आकर राशन और कुछ मेरी ज़रूरत का सामान रख दिया। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो। मुझे उसकी आवाज़ कोई जानी पहचानी लगी, तो मैंने कहा मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हो कौन? तो उसने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिलहाल तुम खामोशी से इसी घर में रहो। मैंने पूछा तुम मुझे बिना वजह इस घर में क्यों रख रहे हो? मेरा अपना घर भी है। मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो वापस चला गया। उसके बिना कोई जवाब दिए चले जाने पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वो आवाज़ कहीं सुनी है, मगर शायद वो इंसान आवाज़ बदल कर बात कर रहा था, इसलिए मैं तुरंत उसका बोलने का अंदाज नहीं पहचान सकी। लेकिन मैंने इतना तो सोच लिया था कि अब मैं इस इंसान का पता लगा कर रहूँगी। आखिर उसने मुझे क्यों अपने घर में कैद करके रखा है, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन यूं ही मुझे उस घर में अकेला रहते हुए गुजर गए, क्योंकि वो आदमी हफ्ते का राशन देकर गया था, तो हफ्ता भर तो उसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आज हफ्ता पूरा हो गया था और अब वो आएगा, इसलिए मैं इस बार चौकन्नी होकर बैठ गई। इस बार उसके बारे में पता लगा कर रहूँगी। जैसे ही रात हुई तो मैं एक तरफ छुप कर बैठ गई। रात के 12 से 1 बजे के करीब उस घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो मैंने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ लिया। जैसे ही वो आदमी राशन लेकर आया तो मैंने उसके सर पर बहुत जोर से डंडा मारा। डंडा सर पर लगने से ही वो इंसान दर्द की वजह से चीख उठा और उसके हाथ का सारा सामान फर्श पर गिर गया। वो अपना सर पकड़ के जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें सुनकर मैं डर गई और दरवाज़ा लगा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर चला जाए, और जब मैंने उसके नकाब को हटाया तो ये देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना पति था।
जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, इतना बड़ा धोखा। लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था? मैं हैरत में थी। अपनी ही मौत का ड्रामा अपनी ही पत्नी के सामने रचाया। मैं उनको लेकर अंदर चली गई और कहा कि अब ये सारा ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे पूरा सच बताएं। अगर अब भी आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम ही तो पूरी दुनिया में मेरी एक अकेली अपनी हो। मैं ये सब कुछ बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। मैंने कहा, ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से आपको अपनी ही मौत का ड्रामा करना पड़ा? तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत ही गरीब घराने से हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। उसके बाद मेरे बाप ने ही मुझे पाला पोसा था। हमारी एक कॉस्मेटिक की दुकान थी जिसमें कॉस्मेटिक का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। इसी दुकान के जरिए हम दोनों की जिंदगी का गुजर बसर होता था और मेरी पढ़ाई का खर्चा भी चलता था। लेकिन एक बार पुलिस हमारी दुकान पर आई और मेरे बाबा से कहा कि वो जाली कॉस्मेटिक बेचते हैं। पुलिस मेरे बाबा को पकड़कर ले गई और हमारी दुकान हमेशा हमेशा के लिए सीज कर दी गई। बल्कि उस सब के बावजूद भी 5 लाख रुपयों का जुर्माना मेरे बाबा के सर पर आ गया था। मेरे बाबा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये तक ही जमा करवा पाए। उसके बाद पुलिस का जुर्माना भरने के लिए मेरे बाबा को कर्जा उठाना पड़ा। पुलिस का जुर्माना तो हमने चुका दिया, लेकिन कर्ज जैसे मर्ज ने हम लोगों को जकड़ कर रख लिया था। क्योंकि अगर 4 लाख मूल था तो उसका 3.5 लाख रुपया ब्याज हो चुका था। कुल मिलाकर 8.5 लाख रुपया कर्जा हमें देना था। मेरे बाबा ने आधा कर्ज चुका दिया, मगर बाकी का आधा कर्ज वो नहीं चुका पाए और उनकी एक हादसे में मौत हो गई। यह हादसा मेरी जिंदगी से सारी खुशियां ले गया और बाकी का कर्ज लेने के लिए बैंक वाले मेरे पीछे पड़ गए। क्योंकि मकान पर तो पहले से ही बैंक वाले कब्जा कर चुके थे। वो अब चाहते थे मैं किसी भी तरह अपने बाबा का कर्जा उतारूं, मगर मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैं अपने ही घर से भाग गया और तुम्हारे मोहल्ले में आकर बस गया, जहां आकर मुझे पता चला कि तुम लोग भी इस कर्ज की वजह से ही परेशान हो। इसलिए मुझे तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस होने लगा। मगर मुझे नहीं पता था किस्मत मुझे यहाँ ले आएगी कि मेरी शादी तुमसे ही हो जाएगी। जब मैं अपने नए नए घर में रहने लगा तो कर्ज लेने वाले वहाँ भी पहुँच गए और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगे। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैंने अपनी मौत का ड्रामा रचाया। सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि सारा मूल तो मैं चूकता कर ही चुका था। अब ब्याज की बारी थी। इसलिए मेरी मौत की खबर सुनकर वो लोग ठंडे पड़ गए। मगर मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी। इसी वजह से मैं तुम्हारे घर फकीर बाबा बनकर आता था कि तुम रात के वक्त शमशान घाट में आओ और मैं तुम्हें वहां से बिना किसी रुकावट के आसानी से उठा कर ले जाऊं। जब आप मुझे यहाँ ले आए थे तो फिर मुझे बता क्यों नहीं दिया कि आप अभी भी जिंदा हैं? मेरा कहीं भी आना जाना क्यों बंद कर दिया? ये एक राज है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि जब तक मैं बैंक का पूरा कर्ज ना चुका दूं तब तक मेरी मौत का राज एक राज ही रहेगा। मैंने कसम खाई थी कि किसी को भी पता नहीं लगने दूंगा कि मैं अभी जिंदा हूं, फिर चाहे उसमें मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। मेरा मानना है कि राज सिर्फ अपने पेट का है। अगर दूसरों के सामने राज खुल जाता है तो वो राज राज नहीं रहता, धीरे धीरे उस राज से पर्दा उठता चला जाता है। और वैसे भी बैंक वाले तुम्हारी तलाश कर रहे थे। मुझे और मेरे बाबा को परेशान करने के बाद अब उनका निशाना तुम थी। मेरी मौत के बाद वे सारा पैसा तुमसे निकलवाने की फिराक में थे। इसलिए मैंने तुम्हें वहां से किडनैप कर लिया और यहाँ पर छुप कर रखा ताकि वो लोग तुम तक ना पहुंच सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जा चुका दूंगा। उनकी ये सारी बातें मुझे उदास कर गई। वाकई कर्ज एक मर्ज था। कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है कर्ज। इंसान 2 वक्त की सूखी रोटी खा ले मगर कर्ज की दलदल में कभी छलांग ना लगाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।